हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को लेके चलता हूं क्रेडिट रिस्क की अंडरस्टैंडिंग को एकदम बेसिक्स से किस तरह से आप बिल्ड करोगे। आप में से जितने भी लोग नए हैं चैनल पे, पहली बार आ रहे हो, मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट रेगुलरली बनाता हूं। आज 2026 का ये पहला क्रेडिट रिस्क रिलेटेड वीडियो है, तो मैंने सोचा कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को एकदम बेसिक पहले बिल्डिंग ब्लॉक जो नींव है वो बनाऊंगा आज आपकी, एंड देन हम फर्दर सेशंस करेंगे इसको। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली आगे चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्रेडिट रिस्क में जाने से पहले सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि देखिए बैंक्स होते क्या हैं बेसिकली, और बैंक का जो काम है उसमें हमारे लिए कैसे जॉब है, हमें कैसे जॉब मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले तो जो बैंक है ना, बैंक दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है कमर्शियल बैंक, जो कि हमने अपने आसपास देखे हैं। जैसे कि इंडिया में अगर बात करो तो HDFC, PNB, ICICI, ये सब कमर्शियल बैंक हैं। और जो दूसरा आपका होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी इन दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे, बट ब्रॉडर लेवल पे क्रेडिट रिस्क में जाने से पहले आप ये सारी टर्म्स पकड़ लेना, ये अच्छे से समझ लेना। जो आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो सबसे पहले जब कमर्शियल बैंक की बात आती है तो मेजॉरिटी ऑफ द बैंक जो हमारे यहाँ काम करते हैं किसी भी कंट्री में, वो कमर्शियल बैंक होते हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है? जहां पे एक डिपॉजिटर अपना पैसा जमा करता है और उसको बदले में कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, लोन आप ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो कमर्शियल बैंक दो तरह से डील करते हैं मार्केट में। एक जो उनके ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं रिटेल ऑपरेशंस, इसलिए उनको रिटेल बैंकिंग भी कहा जा सकता है, रिटेल ऑपरेशन भी कहा जा सकता है। और दूसरे होते हैं होलसेल। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट होते हैं बैंक के, बेसिकली उनको आप केटर करते हो। रिटेल के जो एग्जांपल है वो क्या क्या है, रिटेल प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? जैसे आपका है क्रेडिट कार्ड, जैसे आपके पास है लोन, होम लोन लिया है किसी बंदे ने, इंडिविजुअल ने, तो वो भी रिटेल प्रोडक्ट हुआ। क्रेडिट कार्ड लिया है, वो भी रिटेल प्रोडक्ट हुआ। और जैसे आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो, इसको हम बैंकिंग के लैंग्वेज में बेसिकली सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट को जब कंबाइन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कासा, CASA। तो कासा जो है ये भी रिटेल प्रोडक्ट है। अब होलसेल प्रोडक्ट क्या होता है? जो बड़े लोन है, जो बेसिकली कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने एक जो लोन है वो किसी ऐसी कंपनी को दिया जो अपना नया कैंपस ओपन करने वाली है, लेट्स से बैंगलोर में, लेट्स से इन्फोसिस। और ये जो लोन है ये 3,000 करोड़ रुपए का है। तो इस तरह के जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं जहां पे कॉर्पोरेट बड़े बड़े इन्वॉल्व होते हैं, उसको कहते हैं होलसेल बैंकिंग। अब ये जो रिटेल और होलसेल है, बेसिकली ये दोनों पार्ट हैं किसका? ये दोनों पार्ट हैं आपकी कमर्शियल बैंकिंग का। अब बात करते हैं देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो बिजनेस है वो थोड़ा डिफरेंट तरह से काम करता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डायरेक्ट आपके मेरे जैसे जो रिटेल कस्टमर है उनको केटर करता ही नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है ये बेसिकली असिस्ट करता है किनको? बड़ी कंपनी को। इट असिस्ट कंपनीज। लाइक किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स से मेटा का। सो मेटा एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, फेसबुक की ओनर है। इनको जरूरत है $700 मिलियन की। अब ये जो $700 मिलियन हैं ये इनको कोई ऐसे तो देने नहीं वाला, तो ये क्या करेंगे? या तो ये अपने शेयर मार्केट में बेचेंगे, या तो ये करेंगे, ये जाएंगे एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास, जैसे कि है गोल्डमैन सैक्स। अब ये गए गोल्डमैन के पास, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक। ये क्या करेगा? ये इनकी हेल्प करेगा कैपिटल को रेज करने के लिए। तो गोल्डमैन का जो काम है वो है डायरेक्टली इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी से डील करना। छोटे मोटे इन्वेस्टर्स, आप मैं क्या 10, 15, 20 लाख रुपए लगा के कुछ इनके लिए, गोल्डमैन के लिए वैल्यू ऐड नहीं करने वाले। गोल्डमैन का इंटरेस्ट है 700 मिलियन रेज करने में। तो बेसिकली क्या होगा? इट विल असिस्ट मेटा एज अ ग्रुप टू रेज 700 मिलियन। अब 700 मिलियन जब आपको रेज करने हैं तो उसके दो तरीके हैं। तो गोल्डमैन बेसिकली क्या बोलेगा मेटा को कि भाई साहब आपके पास हैं दो तरीके। पहला मेथड है कि आप अपनी इक्विटी बेचो, मतलब आप अपने शेयर बेचो। शेयर के थ्रू मतलब बेसिकली आप अपनी हिस्सेदारी बेचो। शेयर क्या होता है? किसी कंपनी में हिस्सेदारी। और दूसरा क्या तरीका होता है? उधार लेना, या तो आप भाई साहब डेट ले लो। अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, चाहे आप अपनी इक्विटी बेचो, चाहे आप हमसे डेट ले लो। अब डायरेक्टली डेट कैसे दूंगा मैं? उसके बदले में कुछ मुझे कोलैटरल चाहिए, तो आप क्या दोगे अल्टीमेटली? या तो अपनी कंपनी के शेयर दो या कोई एसेट मेरे पास गिरवी रखो। तो दैट्स हाउ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शन। अब क्या है यहां पे? फेसबुक या मेटा जो ग्रुप है हमारा, इसको चाहिए बेसिकली 700 मिलियन। अब हम उनके पास दो ऑप्शन आ गए कि भैया या तो हमें इक्विटी देनी पड़ेगी या तो हमें डेट की फॉर्म में लेना पड़ेगा। अब फेसबुक विल प्रेफर यूजुअली, लेट्स से दे आर प्रेफरिंग कि भाई हम तो इक्विटी देना चाहते हैं। सो बेसिकली मेटा ने बात करी गोल्डमैन से कि भाई इक्विटी ले लो आप। यहां पे फिर से इन्वेस्टमेंट बैंक आ गया, इन्होंने इनको बोला इक्विटी लो।
और बेसिकली हम आपको शेयर दे देंगे, आप इसके बदले हमें पैसा दे दो। तो ये सबसे ईजीएस्ट तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि गोल्डमैन ने बोला कि भाई आप हमें इक्विटी दे रहे हो बट आपकी शेयर की वैल्यू हमें कैसे पता कि इतनी है। तो वो गोल्डमैन क्या करेगा, शेयर तो ले लेगा और उसको मार्केट में बेचेगा और उसके बदले जो पैसा मिलेगा वो फेसबुक को देगा या मेटा को देगा और जो उसमें से अपनी फीस है वो भी काटेगा। तो इस तरह से इनका ओवरऑल बिजनेस फंक्शन करता है। अब यहां पे दो टाइप के ऑप्शन और देगा जो कि गोल्डमैन इनको देने वाला है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को थोड़ा डिटेल में समझो आज, ठीक है। यहां पे दो तरह के ऑप्शन ये देगा इसको, मेटा को ये बोलेगा भाई साहब आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन जो आपका ऑप्शन है वो है आपके पास प्राइवेट प्लेसमेंट, या तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा उठाओ मार्केट से। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है वो भी समझाता हूं। दूसरा ऑप्शन जो ये इनको देगा मेटा ग्रुप को, वो देगा पब्लिक ऑफरिंग्स। पब्लिक ऑफरिंग्स दो ऑप्शन दे दिए। अब यहां पे मेटा के पास दो ऑप्शन है, अब मेटा को एक चूज करना है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि यहां पे मेरे पास लेट्स से 700 मिलियन हमें रेज करना था, ये भी लिख लेते हैं यहां पे 700 मिलियन, हमारा 700 मिलियन डॉलर। 700 मिलियन के लिए गोल्डमैन ने बोला भाई मैं जानता हूं 7 ऐसे लोगों को जो आपको 100 मिलियन दे सकते हैं। उनको हम कहते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में हाई नेट इंडिविजुअल्स, तो उसको HNI कहते हैं। तो इसने 7 लोग ऐसे फिगर आउट कर लिए, 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग 100 मिलियन देंगे और आपको 700 मिलियन मिल जाएगा। इन 7 लोगों में मैं आपकी जो इक्विटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और मैं उसके बदले में फीस लूंगा, कुछ परसेंटेज ले लूंगा, ठीक है। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है भाई? पब्लिक ऑफरिंग्स दूंगा मैं। पब्लिक ऑफरिंग में क्या है? पब्लिक ऑफरिंग को फर्दर हम जब डाइवर्सिफाई करेंगे, जब हम मेटा के पास ये वाला ऑप्शन देंगे तो मेटा को दो ऑप्शन दिए जाएंगे। एक होगा फर्म कमिटमेंट, यहां पे जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो कमिट करेगा कि भाई आपको मैं पूरा पैसा हाथ के हाथ दूंगा, एडवांस में दूंगा। और दूसरा है बेस्ट एफर्ट। ये डिफरेंस आप समझ गए कि प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है। यहां पे आप ऐसे लोगों के पास जाओगे जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, तो वॉरेन बफेट इज HNI। अब उस तरीके से मना कर दिया मेटा ने। मेटा ने बोला भाई मुझे तो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करना, मुझे जाना है पब्लिक ऑफरिंग की तरफ। पब्लिक ऑफरिंग में क्या करेगा गोल्डमैन? वो दो ऑप्शन देगा, बोलेगा या तो आपके पास भाई फर्म कमिटमेंट का ऑप्शन है या तो हमारे पास बेस्ट ऑफ एफर्ट का ऑप्शन है। अब यहां पे फर्म कमिटमेंट में क्या होगा? फर्म कमिटमेंट में जो मेटा है ये अपने शेयर देगा गोल्डमैन को। गोल्डमैन इनको तुरंत पैसे दे देगा अपनी जेब में से, 700 मिलियन दे देगा। और यहां पे क्या होगा? उसके बाद जाएगा मार्केट में गोल्डमैन, मतलब मार्केट मतलब शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में अब इसके पास 700 मिलियन के शेयर हैं मेटा के, तो ये इनको इनके प्राइस को मॉनिटर करेगा ऑब्वियसली। अब 700 मिलियन के इसको 1000 मिलियन भी मिल सकते हैं और हो सकता है मार्केट गिरे तो 600 मिलियन भी है। तो यहां पे ना देखो रिस्क है कि आप अपवर्ड्स भी जा सकते हो और आपका लॉस भी हो सकता है। तो फर्म कमिटमेंट में यहां पे गोल्डमैन के बॉल जो कोर्ट है उसमें बॉल आ गई। फेसबुक को तो जो पैसा चाहिए था वो मिल चुका है, लेकिन गोल्डमैन थोड़ा सा यहां पे फंस गया। अब बेस्ट एफर्ट में क्या है? बेस्ट एफर्ट अप्रोच का फायदा ये है कि यहां पे गोल्डमैन बोलेगा कि भाई आप शेयर दे दो पहले हमें, हम मार्केट में जाएंगे, अगर मुझे आपके शेयर का इतना पैसा मिलेगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस, फर्म कमिटमेंट एंड बेस्ट एफर्ट में। और प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफरिंग्स का डिफरेंस आप समझ चुके हो। अब पब्लिक ऑफरिंग में एक और जो टर्म होती है बहुत ही कॉमन, वो आपने सुनी होगी, उसको कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब कंपनी रजिस्टर होती है कोई भी, तो आपने सुना होगा शेयर मार्केट में कि नया IPO आया है, ये IPO वो IPO, हर एक सेक्टर में। तो वो भी एक तरीका होता है, बट वो स्टार्टिंग में अपनाया जाता है जब कंपनी रजिस्टर हो रही होती है, कंपनी नहीं होती है, उस टाइम पे वो इस मेथड को काफ़ी यूज़ करती हैं। एंड उसके लिए भी आप कई बार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की हेल्प लेते हो, क्योंकि IPO में ना एक लिमिटेशन होती है। देखो IPO के टाइम पे जो आपका बैंकर है उसके पास एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपका जो शेयर है उसका प्राइस क्या होगा। शेयर प्राइस डिसाइड करना वो एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल चैलेंज है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। इस कॉन्सेप्ट के बारे में फिर कभी बात करेंगे, चैनल पे बने रहना, वो भी किस दिन बात करेंगे शेयर प्राइस डिसाइड कैसे होता है, ठीक है। तो ये तो देखिए फर्स्ट फेज हुआ बेसिकली अभी, कि बेसिकली क्रेडिट रिस्क में चीजें काम कैसे करती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क फेस्ड बाय द बैंक, इसके पास तो बहुत सारा रिस्क आ गया ना। अगर इस वाले आप एरिया में देखो पब्लिक ऑफरिंग में, तो बैंक के पास रिस्क आ गया। अब यहां पे इस रिस्क को हैंडल करने के लिए बहुत सारे मेथड और बहुत सारे मॉडल यूज किए जाते हैं, जो कि आप लोग
ऑब्वियसली जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो लेट मी ब्रीफ थोड़ा सा शॉर्ट में। काफ़ी सारी ऐसी मॉडलिंग टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप इन रिस्क को मिटिगेट करते हो। बट ये जो रिस्क हैं ये मेजरली कितने टाइप के होते हैं, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइप के ऐसे रिस्क होते हैं जो कि अराइज होते हैं। अब हम आएंगे उस पॉइंट पे जहाँ से ये वीडियो शुरू हुआ था, और वो था क्रेडिट रिस्क। सबसे पहले तो रिस्क के टाइप हैं यहाँ पे। बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट रिस्क हैं, तीन सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होते हैं। चार होते हैं बेसिकली, बट तीन सबसे ज्यादा कॉमन है, तो मैं आपको चारों के नाम बता दूंगा, बट अभी के लिए खाली हम क्रेडिट रिस्क पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में बैंक को ये रिस्क होता है कि एक बोरोवर जिसको हमने कोई प्रोडक्ट दिया है, लोन दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, वो डिफॉल्ट ना कर दे। तो क्रेडिट का रिस्क, मैंने एक पार्टी को क्रेडिट दिया और अगर वो रिस्क पे है तो उसको कहेंगे क्रेडिट रिस्क। देन सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मार्केट रिस्क। मतलब कि मार्केट के गिरने की वजह से बैंक को कुछ लॉस ना हो जाए, या फिर हमने किसी ऐसी कंपनी में पैसा ना डाला हुआ हो जो कि कल को बैंकरप्ट हो जाए, तो मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है, राइट। क्योंकि बैंक, देखिए बैंक का जो बिजनेस है, बैंक का बिजनेस है पैसा देना, वो सबको पैसा देता है, आपको, मुझे, कंपनीज को, सबको पैसा। तो मार्केट रिस्क इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 जो यहां पे है वो है आपका ऑपरेशनल रिस्क। कई बार बैंक के इंटरनल ऑपरेशनल रीजंस की वजह से बैंक के ऊपर काफ़ी रिस्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल कि बैंक के किसी एम्प्लॉय ने कोई फाइल गलत जनरेट कर दी, लेट्स से फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और उसकी वजह से कुछ पेमेंट जो होनी थी वो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गई, तो उसको आप ऑपरेशनल रिस्क में डालोगे बेसिकली, सो दैट कि वो आइडेंटिफाई हो सके। एंड जो चौथा है वो है लिक्विडिटी रिस्क। मतलब कि बैंक में पैसे की कमी हो गई, हार्ड कैश की कमी हो गई, कि भाई एक दिन सडनली सारे जो सेविंग्स अकाउंट वाले हैं वो बैंक के बाहर पहुंच गए, उन्होंने पैसा निकाल लिया किसी रीजन की वजह से, बैंक में लिक्विडिटी की कमी हो गई। ओके, तो उसको कहते हैं हम लिक्विडिटी रिस्क। बट यहाँ पे जो मेरा टारगेट है आप लोगों को समझाना, वो आज के लिए क्रेडिट रिस्क साइड पे हम जाएंगे। मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क की धीरे धीरे बातें करेंगे, बट फोकस ऑन द क्रेडिट रिस्क। ओके, अब क्रेडिट रिस्क के अंदर जब बात करते हैं, बैंक को क्रेडिट रिस्क पे जब फोकस करना है, तो बैंक को सर्टेन टाइप ऑफ अमाउंट अपनी पॉकेट में रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई लॉस हो तो उसको हम अब्जॉर्व कर सकें। अब उस लॉस को जो अब्जॉर्व करने की टेक्निक है, उसके लिए आपको चाहिए कैपिटल। बैंक के लिए इसलिए कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कैपिटल मतलब पैसा, तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना बैंक के लिए, राइट। अब कैपिटल जो होता है, देखो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका इकोनॉमिक कैपिटल, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल। सेकंड होता है आपका रेगुलेटरी कैपिटल। नाम से थोड़ा थोड़ा गेस कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो तो लेट मी हेल्प यू। देखो इकोनॉमिक कैपिटल क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कैपिटल दैट द बैंक बिलीव इज इनफ। ओके, इनफ एज इन इनफ टू ऑब्जॉर्व इट्स ओन रिस्क कैलकुलेशन के बेसिस पे। जब बैंक खुद से कुछ कैलकुलेशंस करता है तो उसके बेसिस पे जो आप कैपिटल अपने पास रखते हो उसको कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल। तो इसमें बेसिकली बैंक की सेल्फ कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, सेल्फ कैलकुलेशंस, इसको कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल, जो खुद से कैलकुलेट होता है। सेकंड, रेगुलेटरी कैपिटल। रेगुलेटरी कैपिटल एक ऐसा मिनिमम अमाउंट होता है जो कि उस कंट्री की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बताती है बैंक को कि भाई साहब आपको इतना अमाउंट अपने पास रखना ही है। ओके, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड बाय द रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स कैलकुलेट। वो कौन से रेगुलेटर हैं इंडिया में? सिंपल एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से बैंकों को चलना पड़ेगा, भाई इतना कैपिटल आपको रखना है, ठीक है। अब एक यहां पे क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक कैपिटल और रेगुलेटरी कैपिटल, लेट्स से बैंक ने, एक बैंक है एचडीएफसी, एचडीएफसी ने बोला भाई इकोनॉमिक कैपिटल मेरा आ रहा है 25 रुपये। रेगुलेटरी कैपिटल वालों ने बोला, या फिर आरबीआई ने बोला भाई 23 रुपये। तो किसको चूज करना है, कौन सा अमाउंट रखना है रिजर्व में? 25 रुपये, जो कि हाईएस्ट है। आप यहां पे इसको रखोगे, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब है मिनिमम इतना पैसा तो रखना ही है। इट्स कैलकुलेटेड बाय द रिस्क रेगुलेटर। ओके, तो आप बेसिकली उसको मना कर ही नहीं सकते। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। लेट्स से कि बैंक ने बोला इकोनॉमिक कैपिटल मेरे पास होना चाहिए 23, लेकिन रेगुलेटर ने बोला 25, तब भी आप 25 ही रखोगे। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है भाई कि आप अपनी मर्जी से रखोगे। जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आपको बताएगी, क्योंकि देखो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, कई बार बैंक ओवर एस्टिमेट कर देता है या बैंक में घपला भी हो जाता है। बैंक के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्क को कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रेगुलेटरी कई बार अनबायस होकर सही डिसीजन लेती है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, वाई वी नीड दीज टू कैपिटल्स? ओके, तो सिंपल, टू मिटिगेट द बैंक फेलियर, बैंक को फेलियर से बचाने के लिए, फेलियर से बचाना है हमें, सो फेलियर से बचाने के लिए सिंपली ये दोनों कैपिटल आपको रखने पड़ेंगे। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो रखने के लिए आपको रेगुलेटरी बॉडी को रिपोर्ट करना पड़ता है कि हम ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, सिंपल। ओके, सो नाउ वी सेट असाइड दिस कैपिटल टू प्रोटेक्ट बैंक फॉर अनएक्सपेक्टेड लॉस। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये जो सारा हम कैपिटल रख रहे हैं ये किसके लिए है? अनएक्सपेक्टेड लॉस को हैंडल करने के लिए। देखो, जो आपका एक्सपेक्टेड लॉस है उसके लिए तो बैंक को पहले ही पता है, बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई क्रेडिट कार्ड वाला डिफॉल्ट करेगा, तो वो तो एक्सपेक्टेड हुआ। ये जो सारा कैपिटल होता है ये अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए होता है। कई बार आपको कुछ ऐसे शॉक मिल जाते हैं जो बैंक ने पहले से प्रिडिक्ट नहीं करे होते। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो किंगफिशर एयरलाइंस, वो बैंक ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, तो बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉस था बैंक के लिए, जो बैंक आज तक कवर कर रहा है। इट्स बीन मोर देन 10-15 ईयर्स। तो अनएक्सपेक्टेड जो लॉस होते हैं ना, उसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ध्यान फोकस रखती हैं। चाहे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करूं या फिर इंडिया में जो इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, बेसिकली छोटे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था यूएस का, वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। बट इंडिया में भी इस तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस को हैंडल करने के लिए लॉज अब आ चुके हैं जो कि फॉलो होते हैं, इंडियन बैंक्स इनको फॉलो करते हैं। ओके, अब एक थोड़ा सा अलग टॉपिक की बात करते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाजल कमेटी। मैंने आप लोगों को बोला था कुछ ऐसे मॉडल हैं जो हेल्प करते हैं बैंक्स को डिफॉल्ट को हैंडल करने के लिए। तो उसके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि बेसिकली बाजल कमेटी है। इसके कुछ मॉडल्स हैं बाजल के, डिफरेंट डिफरेंट, 1, 2 एंड 3। बाजल 1, 2, 3 ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा। बट ऑब्वियसली ये जो मॉडल्स हैं, तीनों मॉडल, ये फोकस करते हैं कि बैंक के पास इनफ कैपिटल होना चाहिए किसी भी तरह के शॉक को ऑब्जॉर्व करने के लिए, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है आपके मेरे जैसा, उसका जो पैसा है वो हमेशा सेफ रहे। चाहे बैंक जो है वो कितना भी पैसा मार्केट में लगाए, बट ये कैपिटल हमेशा सेफ रहना चाहिए। यहाँ पे इसको VAR भी कहा जाता है कई बार, वैल्यू एट रिस्क। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये टर्मिनोलॉजी आपको बताई है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड हाउ मच कैपिटल यू नीड टू हैव, सो यू नीड टू फॉलो सम स्टैंडर्ड, या तो आप बाजल कमेटी के स्टैंडर्ड को भी अपना सकते हैं एज अ बैंक। और ऑब्वियसली जो बाजल कमेटी ने गाइडलाइंस दी हैं उसके ऊपर RBI अपनी खुद की गाइडलाइंस बनाएगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप इसके ऊपर काम करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। ओके, सो इसको थोड़ा सा प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, नाउ फाइनेंशियल जो वर्ल्ड है इसके अंदर मॉडल्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जब बैंक को किसी कॉरपोरेट को लोन देना है, जैसे मैंने होलसेल बैंकिंग की बात करी थी, अगर हमें वहां पे जाना है तो आपको उस कंपनी की हेल्थ का पता होना चाहिए। अगर मैं एक कंपनी ABC को लोन देने वाला हूं तो मुझे इसकी हेल्थ का पता होना चाहिए, उसके लिए मुझे इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए। इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता करना। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उसके टाइप हैं, 3 फाइनेंशियल ऐसे स्टेटमेंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इसमें सब कुछ पता होता है बैंक के बारे में कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, बैंक की ओवरऑल काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसको डिटेल में बात करेंगे। देन सेकंड होता है P&L स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनी के कैश फ्लो के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि बेसिकली कंपनी में कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्लोज होती हैं। तो बेसिकली देखो, पॉइंट बाय पॉइंट इन सारी चीज़ों को याद रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें हैं, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। बैलेंस शीट को अगर मैं आप लोगों के लिए डिकोड करूं, बैलेंस शीट क्या है, जैसे कि इसका नाम भी है, हर एक कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है जिसमें हर एक चीज मेंशन होती है। हर एक चीज से मेरा मतलब पहले यहां पे लेके आते हैं। देखो, सबसे पहले होते हैं एसेट्स, कि मतलब कंपनी के पास क्या पैसा है, क्या एसेट है, मतलब खुद के एसेट क्या है। और जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है भैया लायबिलिटी, मतलब कंपनी की ऑब्लिगेशंस क्या है, कंपनी क्या लायबल है, कंपनी को कितना पे करना है। और जो एसेट्स होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं टाइप ऑफ एसेट्स में, जैसे कि एक होता है आपका करंट एसेट,
करंट एसेट जो होता है ये आपके मोस्टली इक्विटी की फॉर्म में होता है कि जिसको बैंक तुरंत बेच सकता है एंड कन्वर्ट कर सकता है मनी की फॉर्म में, तो उसको कहते हैं आपका करंट एसेट। एंड देन आपकी होती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी अगेन बेसिकली यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट एसेट जो है, इसमें इक्विटी होती है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी जो आप बेच के पैसा निकाल सकते हो। बेसिकली ऐसी चीजें, बैंक के ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे एसेट्स जिनको आप बेच के पैसा निकाल सकते हो। मार्केटेबल मतलब मार्केट में बेच के, ठीक है। तो सिंपल, यहां आप किसी प्रोडक्ट से पैसा बनाते हो और उसको आप इसीलिए एसेट कह रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको रिवॉर्ड कर रहा है, बैंक को पैसा दे रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आती है यहां पे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? जैसे आपका सेविंग्स अकाउंट है, भैया आपको पैसे देने हैं रिटेल कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट के, या फिर एफडी है, लोगों की एफडी है, वहां पे भी आपको पैसा देना है प्लस आपको उनको इंटरेस्ट देना है। तो ये सारी चीजें भी होती हैं बैलेंस शीट के अंदर। एसेट लाइबिलिटी का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, इसके अलावा बैलेंस शीट में क्या होता है? इसके अलावा आपको इक्विटी का भी एक पूरा स्ट्रक्चर मिलता है कि जो बैंक की इक्विटी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो नंबर 1 एसेट, नंबर 2 लाइबिलिटी, नंबर 3 इक्विटी इन बैलेंस शीट। नंबर 4 इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फिक्स्ड एसेट क्या है बैंक के। ये एसेट का ही एक टाइप हुआ, बट इसको सेपरेटली मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसका रीजन बताऊंगा। फिक्स्ड एसेट क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं बैंक की, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के पास हैं कुछ कार्स, बैंक के पास है बिल्डिंग, वो सब भी तो पैसे में कन्वर्ट हो सकती है ना। अगर बैंक को कल को क्राइसिस की सिचुएशन आया तो बैंक अपनी गाड़ियों को, अपनी बिल्डिंग को, अपने जो उनके पास टूल्स हैं, प्रिंटर है, हर एक चीज़ को कैलकुलेट करेगा ना पैसे की फॉर्म में। तो वो सब भी बैलेंस शीट का पार्ट होता है, ताकि पता रहे कि भाई टोटल वैल्यू कितनी है। नेटवर्थ सुना है ना आप लोगों ने? तो नेटवर्थ पूरी कैलकुलेट होती है बैलेंस शीट में। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी डिटेल होती है। इसको भी शॉर्ट में रखेंगे, बाद में जाके इसको बात करेंगे डिटेल में। प्रॉफिट एंड लॉस समझते हो आप लोग, कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नंबर 3, बैंक में कितना पैसा आया, कहां से आया, किस सोर्स से आया, बैंक से कितना पैसा बाहर गया, किस सोर्स के लिए गया, किस तरह से यूज हुआ, वो सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती है। ओके, अब जब भी बैंक के पास कोई आता है भैया कि लोन हमको चाहिए, उस सिचुएशन में आप बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो दो चीजें चेक करते हो, आप चेक करते हो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब मैं हूं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंक HSBC हूं मैं, मेरे पास आया TCS कि भैया हमें हांगकांग में एक बहुत बड़ी नई कंपनी सेटअप करनी है। तो HSBC क्या देखेगा? HSBC बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को कंसीडर करेगा, क्योंकि TCS कहां सेटअप करना चाह रहा है। दो ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल इंडिया में करना चाह रहा है भाई, तो इंडिया काफी सेफ जोन में, इंडिया एज अ कंट्री बहुत ही सेफ है। बट फॉर एग्जांपल ये सेटअप कर रहा है ताइवान में। ताइवान एक वॉलेटाइल प्लेस है यार, चाइना कभी भी हमला कर सकता है, या चाइना कुछ मतलब इन्वेड कर देता है, टैंक भेज देता है। तो दोनों केस में ना बहुत डिफरेंस आएगा। इसी को कहते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह से मायने रखते हैं। तो इस कंपनी को अब चाहिए पैसा, तो ठीक है भैया मैंने चेक कर लिया, चलो भाई इंडिया है, सेफ प्लेस है। तो अब मैं क्या क्या चेक करूंगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपको पता होना। देखो, नंबर 1 डेमोग्राफिक्स, कि जो मैं पैसा दूंगा कंपनी को वो कहां लगने वाला है, मुझे ये पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उस कंपनी का सप्लाई जो प्रोडक्ट है वो कहां जाता है, क्योंकि उससे मुझे कंपनी की स्टेबिलिटी का पता चलेगा। तो बेसिकली सप्लाई चेन की मैं नॉलेज लूंगा। उसके बाद उस कंट्री में रेगुलेशंस कैसे हैं, क्योंकि जिस कंपनी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं उस कंपनी का बिजनेस कितना ग्रो करेगा ये उस कंट्री के रेगुलेशंस पे डिपेंड करेगा। देन वहां पे जो गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल है। गवर्नमेंट स्टेबल से क्या फायदा होगा? जिस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होती है, ऑब्वियसली वहां पे आपको चीज़ों में कम फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। जिस कंट्री की अब गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है वहां शेयर मार्केट गिरता रहेगा, और कुछ पता नहीं आपको कि वहां की मार्केट कैसे बिहेव करेगी। मतलब यू फॉर टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी नेबरिंग कंट्री, अगर बांग्लादेश का आप एग्जाम्पल लो, इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग राइट। थोड़ा सा वहां पे इन्वेस्ट करने से पहले कोई भी बैंक सोचेगा। एट प्रेजेंट सिनेरियो, जस्ट एन एग्जाम्पल, नाउ गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है वो भी आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद बात होती है कि वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगा या नहीं। जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो, ओवरऑल वहां का इकोसिस्टम कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। देन वहां का जो फाइनेंशियल मार्केट है। अब फॉर एग्जाम्पल आप जाके किसी ऐसी अफ्रीकन कंट्री में TCS खोल रहे हो जहां उसका कोई बिजनेस ही नहीं है, तो फाइनेंशियल मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो बैंक ऐसी जगह पे पैसा क्यों डालेगा। देन वहां की जो
इकोनॉमिक पॉलिटिक्स है वो किस तरह की है, वो उसको सपोर्ट करती। ये देखो इतनी सारी चीजें हैं यार, इतनी सारी चीजें चेक करी जाती हैं। एंड अगेन वन इंपॉर्टेंट चीज वो है उस कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। अब बैंक ने किसी ऐसी कंट्री के लिए इसको कंपनी को पैसा दे दिया कि जिस कंट्री का जो फोकस है वो आईटी सेक्टर है ही नहीं, तो चांसेस नहीं है ना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के। किसके लिए? एचएसबीसी के लिए, क्योंकि ये भी ग्रो नहीं करेगा तो ये इनका पैसा भी ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरह से ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर काम करते हैं। अब आज के लिए जो लास्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर एक चीज हो गई, देन सेकेंड होते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस आप समझना, ठीक है। मैक्रो में भी अगेन एक कंपनी है, मतलब माइक्रो में, सॉरी, यहां पे भी मैंने एक कंपनी ले ली, फिर से उसी का एग्जांपल लेते हैं, हमारे देश की सरकारी कंपनी जिसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस का एग्जांपल लो। अब मैक्रो इकोनॉमिक आप समझ चुके, अब माइक्रो इकोनॉमिक, कंट्री में जिसमें मैं लोन दे रहा हूं वहां पे टीसीएस की ग्रोथ कैसी है। मतलब हम एग्जाम्पल लेंगे कि भाई और जो इस तरह की कंपनी वहां ओपन हुई है उनकी ग्रोथ कैसी है, तो वो हमारा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक। देन हम देखेंगे कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स। कंपनी के जो स्ट्रैटेजी हैं, प्लान्स हैं, वो कैसे हैं, फ्यूचर से अलाइन हैं, डिमांड ऑफ द आवर्स के साथ अलाइन है या नहीं, वो देखेंगे हम। और उसके बाद हम देखेंगे उनका बिजनेस प्लान। तो एचएसबीसी इन सारे फैक्टर्स को ऑब्वियसली कंसीडर करेगा, बिजनेस प्लान चेक करेगा कि भाई, क्योंकि उनके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट है तो वो मैच करेंगे या देखेंगे कि ओवरऑल किससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन पीपल, मतलब लीडरशिप, लीडरशिप कैसी है कंपनी की, स्टेबल है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग्स कितनी है, कल को भाई इसने मेरा पैसा नहीं दिया तो इसकी लैंड और बिल्डिंग बेच के पैसा रिकवर कर लूंगा, ये सब भी चेक करेगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इसको कह सकते हैं, इंफ्रा लेवल पे भी चेक करेगा, ये सारी चीजें चेक होंगी। एंड टॉप मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो ये सारे होते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा और आपसे मिलूंगा क्रेडिट रिस्क के अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो पूछ लेना। ये जो वीडियो है ना, ये आपको हेल्प करेगा आपके एफआरएम को क्लियर करने के लिए, या आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करने वाला है। सो मेक श्योर करना कि मेरे एफर्ट को रिकॉग्नाइज करो, मैं आपकी सारी आंसर करूंगा क्वेरी। ओके, सो ऑन दैट नोट आज आप लोगों से विदा लूंगा, मिलता हूं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, एंड क्रेडिट रिस्क फोड़ते हैं इस साल 2026 में साथ में मिलकर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।